स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस में हम लोग आज लेसन 3 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम लोग जानते हैं कि जितने भी कपड़े हम लोग पहनते हैं उसमें से जो कपड़ों का निर्माण होता है कुछ प्राकृतिक रेशे से होते हैं और कुछ संश्लेषित रेशों से। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रेशे दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक रेशा जो होता है वह जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जबकि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वह मानव निर्मित होते हैं या मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका प्राकृतिक रेशा हो गया कपास, ऊन, रेशम, जबकि आपका संश्लेषित रेशा है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो आपके संश्लेषित रेशे होते हैं का निर्माण कैसे होता है। इसमें एक आता है बहुलक या पॉलीमर। बहुलक या पॉलीमर किसको कहते हैं? तो अनेक छोटे छोटे इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं। और यह क्रिया रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होती है, यानी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है, उसको हम लोग बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। अब देखते हैं पॉलीमर का पॉली का अर्थ होता है, पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, जबकि मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अब देखते हैं कि इसमें संश्लेषित रेशे क्या हैं। संश्लेषित रेशे वह रेशे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और जिनका उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं या सस्ते होते हैं। इनका उपयोग भी करना बहुत आसान होता है और उसके अलावा ये इनको आसानी से हर जगह इनकी देखभाल करनी भी आसान होती है। अब देखते हैं जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनका प्रकार क्या है, कितने तरह के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रेशा में रेयॉन। रेयॉन यह एक संश्लेषित रेशा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके पहले रेशम जो है वह एक प्राकृतिक रेशा है और इसकी खोज सबसे पहले चीन में की गई थी। चीन में रेशम की खोज की गई थी। इसका जो क्लॉथ होता था, इससे बने जो कपड़े होते थे या अदर जो चीजें होती थी वह बहुत ही आकर्षक होती थी, जिससे लोगों का इसमें आकर्षण बहुत अधिक था। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने सोचा कि रेशम की तरह कोई अन्य प्राकृतिक रेशा है तो कोई अन्य संश्लेषित रेशा का भी निर्माण किया जाए। कोशिश करने के बाद 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेयॉन का निर्माण किया, जो दिखने में बिल्कुल रेशम की तरह लगता है और इसका बनावट भी जो होता है, इसकी बनावट जो होती है, उसकी जो बुनाई होती है वह भी एकदम रेशम की तरह होती है। इसको तैयार कैसे किया जाता है? तो रेयॉन जो होता है उसको, इसका जो रेशा होता है वह काष्ठ या लुगदी के रासायनिक उपचार से तैयार किया जाता है। काष्ठ का जो लुगदी बनाया जाता है उसके रासायनिक उपचार से रेयॉन तैयार किया जाता है और रेयॉन का उपयोग जो होता है वह बहुत सारी चीजों को बनाने में होता है। जैसे अगर रेयॉन को के साथ कपास मिला देते हैं, रेयॉन संश्लेषित रेशा है और कपास आपका प्राकृतिक रेशा है, तो रेयॉन के साथ अगर कपास मिला देते हैं तो उसके मिलाने से बिस्तर, चादर, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और इसके मिलने से जो बनी चीजें होती हैं वह अधिक ज्यादा दिनों तक टिकाऊ हो जाती है। सिर्फ कपास की चीजें ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती, जबकि अगर उसमें रेयॉन मिक्स कर दिया जाएगा तो ये चीजें टिकाऊ भी होती हैं, दिखने में अच्छी भी लगती हैं और आकर्षक भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रेयॉन के साथ ऊन को मिला करके कालीन, गलीचा हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब दूसरा देखते हैं नायलॉन। ये दूसरा आपका प्राकृतिक रेशा है। नायलॉन प्राकृतिक है, सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो
जल और वायु के मिक्स से तैयार किया गया है नायलॉन को। यह जो होता है नायलॉन, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, हल्का होता है, मतलब लाइट वेट होता है इसका, और प्रत्यास्थ यानी लचीला भी होता है। उनके अलावा नायलॉन से बने जो कपड़े होते हैं वह चमकीले होते हैं और धुलने में भी सुगम होता है, यानी आसानी से ये धुल जाते हैं और सूखने में भी आसानी होती है। इनके अलावा जो आपके नायलॉन होते हैं, इसलिए इनके इस गुण के कारण कपड़े जो भी इनके बनते हैं वे ज़्यादा आकर्षित होते हैं और अधिक दिनों तक टिकाऊ होते हैं। अब देखते हैं कि जो नायलॉन होता है, कपड़े के अलावा इनसे नायलॉन से पैरासूट, पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ, मोजे, अन्य रस्सियाँ, ब्रश, टूथब्रश, जो सीट बेल्ट होता है वो, पर्दे, ये सारी चीज़ें आपकी नायलॉन से तैयार की जाती हैं। क्या क्या? पैराशूट है, पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सी, फिर टूथब्रश हो गया, मोजा हो गया, रस्सी हो गई, सीट बेल्ट हो गया, पर्दा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी नायलॉन से तैयार की जाती हैं। क्वालिटी क्या है इसकी? यह धुलने में आसानी होता है और ये सूखने में भी आसानी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आगे देखते हैं, सी है पॉलिएस्टर या एक्रिलिक। पहले देखते हैं हम लोग पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से ज्यादातर कॉटन के साथ मिला करके या अन्य रेशों के साथ मिला करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका पॉलिएस्टर को अगर हम लोग कॉटन के साथ मिलाएंगे तो पॉली कॉटन के कपड़े आते हैं। कपड़े में आपका पॉलिएस्टर सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉलिएस्टर है टेरिलीन। टेरिलीन पॉलिएस्टर जो होता है वो आपके पॉलिएस्टर में सबसे पॉपुलर और सबसे लोकप्रिय आपका पॉलिएस्टर है। अब देखते हैं कि इसमें एक और आता है पेट, जिसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टर्टरेट। पेट एक और पॉलिएस्टर है, इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टर्टरेट। इसका निर्माण, इससे बोतल, फिल्म और तार बनाए जाते हैं। जो तो बोतल होते हैं, फिल्म होता है और तार, इनका निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं कि एक्रिलिक क्या होता है। हम लोग ठंडी के दिनों में बॉडी को गर्म रखने के लिए या ठंड से बचने के लिए ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऊन प्राकृतिक रूप से जंतुओं से मिलता है, तो जंतुओं से मिलने की वजह से जो आपका प्राकृतिक ऊन होता है वो बहुत ही महंगा और इसके प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो कठिन होती है, इसलिए एक्रिलिक का निर्माण किया गया जो ऊन की तरह ही काम करता है। दिखने में आपका ऊन के जैसा होता है, ठंड से भी बचाता है। ये आपका एक्रिलिक हो गया संश्लेषित, जबकि ऊन आपका प्राकृतिक है। अब देखते हैं कि पेट्रो रसायन क्या होता है। पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रोलियम के मूल से, पेट्रोलियम के मूल से जो कच्चे माल होते हैं उससे जो संश्लेषित रेशा प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रो रसायन। यानी पेट्रोलियम के मूल के जो कच्चे माल होते हैं उससे जो संश्लेषित रेशा प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रो रसायन। थैंक यू। आप पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे आसानी से सूख जाते हैं और ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम पैसों में या सस्ते दाम में मिलते हैं। तीसरा है कि ये अधिक दिनों तक टिकाऊ होते हैं। चौथा है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये सुविधाजनक होते हैं उपयोग करने में और इनका रख रखाव जो होता है वह बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे हम लोग पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? जैसे हम लोग पढ़े थे कि संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं, वैसे भी प्लास्टिक भी पॉलीमर होता है, लेकिन ये दो तरह के होते हैं। प्लास्टिक में कुछ जो होते हैं वह रेखीय क्रम में, इनके जो मोनोमर्स होते हैं, जो इकाइयाँ होती हैं वो रेखीय क्रम में जुड़ी होती हैं और कुछ में तिर्यकबद्ध जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर और इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। जो प्लास्टिक आपका होता है यह मुख्यतः दो तरह का होता है। हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक उपयोगी भी है और हर जगह इसका उपयोग करना आसान भी होता है, सस्ते दामों में भी मिलता है, इसलिए इसके हर जगह उपयोग अधिक है।
पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग ज़्यादातर खिलौने बनाने में और कंघियाँ बनाने में और जो घरेलू वस्तुएं होती हैं उनको बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम लोग ऊष्मा दे करके नर्म नहीं कर सकते, यानी इस पे ऊष्मा का कोई इफेक्ट नहीं होता है और यह ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेलामाइन और बैकेलाइट। मेलामाइन जो होता है यह आग का प्रतिरोधक होता है, यानी मेलामाइन में आग को सहने की जो क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है, इसीलिए मेलामाइन से बनाया जाता है। जो फर्श का टाइल्स होता है, बर्तन जो होते हैं और कुछ कपड़े होते हैं, इनसे निर्माण किया जाता है मेलामाइन से। नेक्स्ट देखते हैं बैकेलाइट। तो बैकेलाइट में क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए जो तार के कवर होते हैं, स्विच होता है, बर्तनों के हत्थे होते हैं, उनका निर्माण बैकेलाइट से किया जाता है। अब देखते हैं कि जो विकल्प पदार्थ के रूप में प्लास्टिक कैसे उपयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में जो डब्बे होते हैं, जैसे नमक हो गया, अचार हो गए, सूखे मेवे हो गए, इनका स्टोर करने में या इनके रख रखाव में प्लास्टिक की जो जार आते हैं वो सबसे आसान होते हैं। उसके बाद से इनका भार हल्का होने के कारण और अन्य वस्तुओं से, अन्य जो आपके धातु होते हैं, धातुओं से सस्ती होने के कारण इनका हर जगह उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक है, इसका बाल्टी हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं क्योंकि इसका भार हल्का होता है। अब देखते हैं कार है, वायुयान है, अंतरिक्ष यान है, इनमें भी कार, वायुयान और अंतरिक्ष यान, इन सब में भी जो आपके व्हीकल्स होते हैं प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करने से जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इनका भार भी हल्का हो जाएगा और इनका उपयोग करने में भी आसानी होती है। उसके साथ साथ जो आपके प्लास्टिक होते हैं अन्य वस्तुओं से सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इनकी आसानी होती है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं विकल्प पदार्थ प्लास्टिक कि प्लास्टिक विकल्प पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, कई जगहों पर इसका उपयोग होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कार में, वायुयान में, अंतरिक्ष यान में इसका वजन हल्का होने की वजह से और अन्य धातुओं की अपेक्षा कम दाम में मिलने की वजह से इसका उपयोग हर जगह होता है। अब देखते हैं कि विकल्प प्लास्टिक के रूप में जो पहला होता है वो प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी हम लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं कि प्लास्टिक जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है और यह अनअभिक्रियाशील होता है। जैसे कि हम लोग लोहा धातु है, लोहा को अगर हम लोग नम वायु में छोड़ देते हैं या खुली हवा में छोड़ देते हैं हम नम जगह पर, तो लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन उसका क्षारण होता है, जबकि आपके प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक नम वायु से या किसी भी चीज़ों से रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है, इसको हम लोग खुली हवा में आसानी से छोड़ सकते हैं, किसी तरह का कोई इस पे जंग लगने का डर नहीं रहता है। अब देखते हैं कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि प्लास्टिक अन्य धातुओं की अपेक्षा हल्का होता है, मजबूत होता है, यानी टिकाऊ होता है, हर एक दिनों तक चलता है और उसके बाद से चिरस्थायी होता है, यानी इसकी मतलब जो टिकाऊपन होता है या अधिक दिनों तक चलने की जो अवधि होती है वो अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसीलिए प्लास्टिक का जो उपयोग होता है अन्य घरेलू वस्तुओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किचन में कुछ आपके जार हो गए बर्तन के लिए, या फिर चेयर है, स्टूल है, बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक कुचालक है, हम लोग पढ़े थे, जैसे आपका मेलामाइन हो गया, बैकेलाइट हो गया, ये आपके प्लास्टिक के कुचालक होते हैं और ऊष्मारोधी होते हैं, ऊष्मा को अवशोषित ये नहीं कर सकते, इनमें ऊष्मा की सुचालकता नहीं होती है, इसलिए प्लास्टिक ऊष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। यही रीजन है कि जो आपके तार होते हैं विद्युत के, उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है या प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए जितना उपयोगी
समाधान कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर डे प्लास्टिक का यूज अपनी दैनिक क्रियाओं में मतलब हर दिन लोग करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम लोग जब बाजार जाते हैं या मार्केट जाते हैं सब्जी वगैरह लाने, तो हम लोग उन चीज़ों को प्लास्टिक में ना ले करके अपने घर से कपड़े या जूट के झोले लेके जाएंगे। उस कंडीशन में जो पॉलीथीन कचरा है वो हमारे पर्यावरण से कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पर्यावरण से प्लास्टिक को रिड्यूस करने के, उसको हटाने के या उसका निवारण करने के 5R का सिद्धांत होता है। इस 5R के सिद्धांत में क्या है? पहला है रिड्यूस, यानी अगर हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे तब हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक से कम नुकसान होगा। दूसरा है रीयूज, यानी जिस प्लास्टिक का उपयोग हमने एक बार कर लिया उसको दूसरे रूप में पुनः हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है रिसाइकलिंग, पुनः चक्र। प्लास्टिक हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक नहीं, जितने थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक को आसानी से पिघला करके या आसानी से उसको ऊष्मा दे करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? अन्य वस्तुओं में हम लोग उसको बदल सकते हैं, या अन्य वस्तुओं में इसको हम लोग सांचे में ढाल के दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं, कलर भी मिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक का हम लोग रिसाइकिल या पुनः चक्रण करके इसका उपयोग कर सकते हैं दोबारा, ताकि ये पर्यावरण में अधिक देर तक न उपस्थित रहे। नेक्स्ट है रिकवर, पुनः प्राप्त करना। पुनः चक्रण के द्वारा जो हमारा प्लास्टिक होता है उसको हम लोग दूसरे रूप में प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे लास्ट और सबसे सही है कि प्लास्टिक का उपयोग न करना, यानी रिफ्यूज। अगर हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, इसकी जगह पे किसी और चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, तब क्या होगा? ये हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और इससे हमारे पर्यावरण को अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। हमारा पर्यावरण और हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने पर इससे निकलने वाली जो हानिकारक विषैली गैसें होती हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सो स्टूडेंट्स देखेंगे रिफ्यूज यानी इसका उपयोग न करना। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको बता दी गई है, इसको आप लोग